हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही आपको सभी प्रश्नों के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे। ये जो एमसीक्यू है ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 की मंजूरी दी गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस नीति के लिए सरकार 20 लाख रुपए तक खर्च करेगी और इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए H&FW मंत्रालय ने इस क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद एक बेहद व्यापक दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को अंतिम रूप दिया है। जनवरी 2020 को दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति को सार्वजनिक कर दिया गया था, जिस पर सभी हितधारकों, आम जनता, संगठन और राज्य व संघ शासित क्षेत्रों से उनके विचार मांगे गए थे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जिससे संबंधित दस्तावेज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, DMSRDE की किस प्रयोगशाला में हाल ही में भारतीय सेना के लिए हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की गई है? तो यह किया गया है DMSRDE कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, लैब डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DMSRDE कानपुर ने हाल ही में प्रयोगशाला में भारतीय सेना के लिए 9.0 किलोग्राम वाली हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हाल ही में किसने चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो देखिए, चुनावी बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आपको बताया जाए कि चुनावी बॉन्ड क्या होता है। और चुनावी चंदा जो है वह ज़्यादातर लोग जो हैं वह काले धन से बचने के लिए भी राजनीतिक दल को देते हैं। मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड का कुछ दिन पहले समर्थन किया था। केंद्र सरकार के अनुसार चुनावी बॉन्ड के आने से चुनावों में काले धन का इस्तेमाल जो है वह खत्म हो जाएगा। इस पर 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी राजनीतिक दलों से यह पूछा गया है कि किसको कितना चंदा मिला और कहां से मिला। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हाल ही में चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को नगद चंदे के बजाय चुनावी बॉन्ड का विकल्प रखा गया है। तो चुनावी बॉन्ड तो आपको बता ही दिया गया है। चलिए इसके बारे में और भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी अगर राजनीतिक दल को चंदा देना चाहती है तो वह क्या करेगी? एक बॉन्ड खरीदेगी और उस बॉन्ड को खरीद करके वह राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकेगी। ये बॉन्ड कितने कितने तक का है? तो देखिए, चुनावी बॉन्ड जो है वह 1000 रुपये का है, 10,000 रुपये का है, 1 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का है और 1 करोड़ तक का है। तो जिसकी जितनी क्षमता है वह उतने का बॉन्ड खरीदेगा और राजनीतिक दल को चंदे के रूप में भेंट करेगा। बॉन्ड जो है केवल चेक और डिजिटल पेमेंट के जरिए ही दिया जाएगा। यह बॉन्ड रजिस्टर्ड राजनीतिक दल
जिसने पिछले चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल किया हो उसे कोई भी दानकर्ता चुनावी बॉन्ड दे सकता है। साथ ही जो चुनावी बॉन्ड दे रहे हैं उन्हें अपना KYC दिखाना होगा। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले दानकर्ता का नाम जो है वो गोपनीय रखा जाएगा। और यह भी देख लीजिए कि चुनावी बॉन्ड जो है वह केवल SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है, आप अन्य बैंक से नहीं ले सकते। तो ये सभी जानकारी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्राइफेड में mygov.in के सहयोग से हाल ही में 2 प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है? तो देखिए 2 प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी शुरुआत क्यों की गई है? तो देखिए इसकी शुरुआत की गई है आदिवासी शिल्प संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने हाल ही में ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने और ट्राइब्स इंडिया का दोस्त बने के नाम से 2 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की शुरुआत की है। अब यहाँ देखिए, ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने, इसमें क्या होगा कि देश भर के ग्राहकों से किसी भी आदिवासी उत्पादकों की विशेषता वाली कहानी को आमंत्रित किया जाएगा। कहानियों में उत्पाद का उपयोग करने में अपने अनुभव को वह उजागर करेगा और यह कहानी जो होगी वह 30 सेकंड से लेकर के 5 मिनट तक की होगी। अब चलिए हम जान लेते हैं ट्राइफेड का उद्देश्य क्या है। तो ट्राइफेड की स्थापना छोटे मोटे वन उत्पादों के व्यापार को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से की गई है। इसका एकमात्र उद्देश्य है आदिवासियों द्वारा उत्पादित अधिवेश कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिग्गज फिल्म अभिनेता और एक्ट्रेस सोमा आनंद के पति डैश का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए सोमा आनंद के पति हैं तारिक शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हाल ही में उनका निधन हो गया है। चलिए उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, दिग्गज फिल्म अभिनेता निर्देशक और एक्ट्रेस सोमा आनंद के पति तारिक शाह का हाल ही में निधन हो गया है। वे पिछले 2 वर्षों से किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और डायलिसिस पर थे। वे दिलीप कुमार की खोज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटेन की किस कंपनी की महिला CEO कोट्स ने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है? तो देखिए सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है वेट्स 365 कंपनी की महिला ने। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, ब्रिटेन की ऑनलाइन वेटिंग प्लेटफॉर्म वेट 365 की फाउंडर और CEO डेनिस कोट्स ने हाल ही में सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। देखिए उन्होंने वर्ष 2020 में 4,750 करोड़ रुपए का उन्हें पैकेज दिया गया है, जिसके साथ वे ब्रिटेन की सबसे धनी महिला बन गई हैं। याद रखिएगा, डेनिस कोट्स जो हैं वह ब्रिटेन की सबसे धनी महिला बन गई हैं। अब हम जान लेते हैं सुंदर पिचाई के बारे में। तो सुंदर पिचाई भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उनका जन्म 12 जुलाई 1972 में मदुरै तमिलनाडु में हुआ। जो अल्फाबेट कंपनी के CEO और उसकी सहायक कंपनी गूगल LLC के CEO भी हैं। गूगल ने अपनी कंपनी का नाम अल्फाबेट में बदल दिया है और इसी वजह से लैरी पेज ने गूगल खोज नामक कंपनी का CEO जो है वह सुंदर पिचाई को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में हांगकांग की चुनावी प्रणाली में बड़े परिवर्तन के लिए विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो देखिए यह मंजूरी दी गई है चीन सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हांगकांग की चुनावी उम्मीदवारी का चयन जो है वह बीजिंग खुद करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन की अब हांगकांग पे पकड़ और मजबूत हो गई है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, चीन ने हांगकांग में
चुनावी प्रणाली में बड़े परिवर्तन के लिए विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत शहर की विधायिका में निर्वाचित सीटों की संख्या सीधे तौर पर आधी से लगभग 5वां हिस्सा हो जाएगा। चलिए अब आपको हांगकांग के बारे में बता दिया जाए। तो देखिए, हांगकांग जो है वह एक आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक क्षेत्र है। इसके उत्तर में गुआंगडोंग और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में दक्षिण चीन सागर है। हांगकांग एक वैश्विक महासागर और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ एक उच्च विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है। एक देश दो नीति के अंतर्गत और बुनियादी कानून के अनुसार इसे सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर के स्वायत्तता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में H-1B वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? तो देखिए, जो बाइडेन जो हैं वह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। आप हमें कमेंट में बताएं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में H-1B वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। H-1B वीज़ा पर प्रतिबंध लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। चलिए आपको बताया जाए कि H-1B वीज़ा क्या है। H-1B वीज़ा एक गैर आव्रजक वीज़ा, इसे कहते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जो अमेरिकी कंपनियों को एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल को काम पर रखने की इजाज़त देता है। टेक्नोलॉजी कंपनियां इस पर काफ़ी निर्भर रहती है और हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों की संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करती है। तो आप समझ गए होंगे कि यह वीज़ा क्या है। आगे देखिए, उसी के बारे में नीचे भी बताया गया है कि यह वीज़ा जो है एक गैर अप्रवासी वीज़ा है। यह संयुक्त राज्य की कंपनियों को तकनीकी या सैद्धांतिक विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों की नियुक्ति करता है या नियुक्ति करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ है, वे कौन है? तो देखिए, पहले पर्यावरण मंत्री हैं दिग्विजय सिंह जाला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो देखिए, दिग्विजय सिंह जाला जो हैं वह पहले पर्यावरण मंत्री थे। उनका निधन 88 वर्ष की उम्र में हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी सामुदायिक सेवा और पर्यावरण के प्रति रुचि के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि वे पहले पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने इस पद को ग्रहण किया था 1982 से लेकर के 1984 तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया था। इसके अलावा वे गुजरात के वांकानेर से विधायक भी रह चुके हैं। वे 1962 से लेकर के 1967 तक वांकानेर के निर्दलीय विधायक रहे हैं। चलिए और भी इंफॉर्मेशन आपको इनके बारे में दिया जाए तो 1967 से 71 तक वे स्वतंत्र पार्टी के सदस्य रहे। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुए। 1979 से लेकर के 1989 तक वे 2 बार सुरेंद्र नगर से सांसद बने। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना किए जाने के बाद 1982 से 84 तक पहले पर्यावरण मंत्री बने और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो देखिए, यूनेस्को द्वारा जारी की गई है वर्ल्ड इन 2030। चलिए इसके बारे में आपको बता दिया जाए कि वर्ल्ड इन 2030 क्या है। तो यहाँ देखिए, अभी हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है। यूनेस्को द्वारा मई 2020 और सितंबर 2020 के बीच किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट जो है वह प्रकाशित किया है। इस सर्वेक्षण में दुनिया भर के 15,000 से अधिक लोगों से प्रतिक्रियाएं एकत्रित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, हिंसा और संघर्ष, जैव विविधता की हानि और भेदभाव, असमानता, पानी, आवास, भोजन की कमी 2020 के शांतिपूर्ण समाज के लिए 4 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए अब यूनेस्को के बारे में बता दिया जाए तो यहाँ देखिए, यूनेस्को
यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। तो डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।